रज़े मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ भाषा सिंह हैं जो न्यूज क्लिक की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट की है। पांचों जो हमारे राउंड हुए हैं यूपी इलेक्शन के, उस पर गहरी नजर भी है और उस पर वर्क भी कर रही हैं और मुसलसल हमें उसके बारे में खबर भी कर रही है, यानी इंडिया को उसके बारे में बता रही हैं। भाषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे शो में वतन की बात हम वतनों के साथ पर। कहाँ से शुरू करूं? पिछले 5-7 साल में, यानी अगर 17 और 19 के इलेक्शन के बाद हमारा जो टाइम था, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब ऐसी कोई पार्टी एज एन अपोजिशन नहीं आ पाएगी जो इस मजबूत पार्टी को तोड़ सके या ऐसा एज अ अपोजिशन भी खड़ी हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2022 के आते आते जो हमारे मुल्क की दो और बड़ी पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने पूरे जी जान लगाई। हार और जीत जो भी हो कल, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बहुत कारी जरब मारी जरूर है उस अहंकार पर जो पिछले 5-7 साल से हमारे साथ चल रही थी और आपका क्या टेक है? देखिए, मैं इस बार श्रेय कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को देने के बजाय जो मेरा आकलन है वो जो जमीन पे मुद्दे हैं, जो जनता है, जो किसान है, जो छात्र है, जो आम छोटा किसान है, जो आवारा पशु से परेशान है, ये इन लोगों ने जो जमीन का ही जो गुस्सा था उसे डिफ्यूज नहीं होने दिया। तो ये सलाम दरअसल इन लोगों को बता है। वो तो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज आई और उन्होंने अपना कारनामा दिखाना शुरू किया। तो दरअसल जिसको अखिलेश खुद मान भी रहे, तो थोड़ी सी ईमानदारी ये आई है कि अखिलेश और जयंत दोनों इस बात को मानते हैं कि दरअसल जो जमीन पर काम हुआ, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ और उसी के साथ साथ यहाँ जो बेरोजगारी एक बनी, बहुत बड़ा मुद्दा बना। कोरोना काल की जो भीषण आपदा थी वो बड़ा मुद्दा बनी। तो ये तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये तमाम जो भविष्य वक्ता थे और खासतौर से जो हमारा कॉर्पोरेट मीडिया था, जिस तरह से खबरें दिखा रहे थे कि अयोध्या में एक के बाद एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, काशी का ग्लैमरस लेजर शो हो रहा है, तो लगता ही नहीं था कि जमीन पे कुछ और है। तो वो जो जमीन पे खटबदाहट थी वो बहुत तेज थी, क्योंकि हम तो तब भी जा रहे थे, तब भी दिखाई दे रहा था लोग नाराज हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल जब प्रेशर बनता है तो सीटी उठनी जरूरी है ना। उसी तरह से ये जो सीटी निकली है इन चुनाव, इस गुस्से को जो एक आगाज मिला, एक आधार मिला, वो बहुत अहम है। और इसमें निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ समझदारी का एक जिक्र किया, समझदारी से मूव किया, गठबंधन किया और जो कैंडिडेट्स भी उतारे ब्रॉडली वो जमीन की हकीकत से जुड़े हुए लोगों को एक जगह दी। प्रियंका कांग्रेस कितना कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी चुनावी परिणाम के हिसाब से, लेकिन एक जो पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग बहुत जरूरी होती है। आप निर्भीक होकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ साथ एक आप अपना ग्राउंड एक पैदा, आप निर्भीक ढंग से बात रहना। क्योंकि आपको मैं यहाँ से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि जिस समय लोग जाना समझते नहीं थे, सिर्फ ट्वीट पे काम चल रहा था, उस समय प्रियंका और कांग्रेस ने कम से कम ये किया था कि आप मोटरसाइकिल पे निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, रात के अंधेरे में गिरफ्तारी दे रहे हैं, कुछ झाड़ू लगा रहे हैं, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसने एक ये साबित किया कि ये अभय नहीं है, मतलब इनविंसिबल नहीं है। और इसमें जो पिछड़ों का विद्रोह हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों, इसने बताया कि कितनी गड़बड़ियां हैं। और आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो आलम ये हो गया है कि योगी के अपने इलाके में पोस्टर से योगी गायब है, मोदी का चेहरा। तो ये जो अंदर खाने की भी सारी चीजें चल रही थी वो भी बाहर निकल कर तो ये बहुत एक अहम है। और इससे ये भी लगता है कि लोकतंत्र में सब कुछ मान लेना कि सब जीत लिया गया है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, ये जो एक हम प्रिजम्पशन मान लेते हैं, दोनों ही लिहाज से वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर आज जैसा आपने कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उन्होंने बहुत ही समझदारी का सबूत दिया है, चाहे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो या किस इलाके में कौन कैंडिडेट होगा उसको अपॉइंट किया है। बहुत सारे लोगों को, उन औरतों को लेकर आई हैं कांग्रेस में प्रियंका गांधी, जो खुद सफर की हुई है औरतें, जिन कहीं ना कहीं
मैं किस पॉइंट पर। तो इन सारी चीजों का जो असर पड़ा, इनको तो जगह मिली ही मिली खड़ी होने की एज एन अपोजिशन लीडर। बीजेपी पे इसका बहुत असर पड़ा है। जो चीज वो पिछले 7 साल से तोड़ती आ रही थी, खत्म करती आ रही थी, ये पप्पू है, ये वो है, ये दिस एंड दैट, वो जड़ तो पड़ी है उनके अहंकार पर कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, रैलियों में दिखाई दे रही हैं, बाकी जगहों पे जो दिखाई दे रही हैं, वो एक संकेत दे रही है, संकेत दे रही है कि लोगों में परिवर्तन की चाह है। लेकिन वहीं पर हमें एक इस इल्यूजन में भी नहीं जी लेना चाहिए, और इन चुनाव को इस एक इल्यूजन में भी या भ्रम में नहीं देखना चाहिए कि सब कुछ हरा ही हरा है, बिल्कुल लोग बदल गए हैं। बहुत से हमारे संगी साथी ये सोचने लगे कि धर्म का कार्ड नहीं चला या भाषा का बिल्कुल ही आधार खिसक गया है। मेरा मानना है कि यह भी एक भ्रम है, क्योंकि आप जब जमीन पे जाइए, लोग बहुत संख्या में ऐसे मिलते हैं, और खासतौर से 30 से कम वाले जो नौजवान हैं, उनके भीतर जो एक सांप्रदायिक कार्ड इतने लंबे समय से जो एक विष फैलाया गया है, एक जो अफीम चटाई गई है, वो इतनी गहरी है कि सब कुछ कहेंगे आपसे कैमरे पर कि हाँ नाराजगी है, नहीं हुआ, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, जीवन इतना मुश्किल है, लेकिन लास्ट में बोलेंगे लेकिन वोट तो मोदी जी को दें। और वो क्यों देंगे? वो कहेंगे नहीं, इसलिए पीछे बड़ा कारण है। तो भाई आप और कारण बताइए। तो निश्चित तौर पे वो कारण एक हिंदू कारण है कि आपके दिमाग में है कि वो आपको एक प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी तरफ सपा के बारे में जो पूरी की पूरी पोस्टरिंग है कि वो जो है सपा के बारे में जो पूरी पोस्टरिंग है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, तो वो एक सेगमेंट वहां खड़ा है। तो इसको तोड़ने के लिए जो काम होना चाहिए था लंबे समय से, वो एक मुझे खतरा लगा है कि राजनीति का जो एक राइट विंग शिफ्ट है, वो ऑलमोस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सब, हम बड़े हिंदू हैं, हम और बड़ा राम मंदिर बनाएंगे जी, हम तेज राम मंदिर बनाएंगे। मतलब चाहे बसपा सतीश मिश्रा हो या समाजवादी पार्टी के नेता, दोनों ही लोगों की आधार देखिए, आपकी आधार जो है यही है कि नहीं हम बड़े हिंदू, हम बड़ी तेजी से काम करेंगे। तो ये एक जो प्रस्तावना है, ये एक डिफेंसिव प्रस्तावना है, ये उनके फुटबॉल गेम में जाके खेलने वाली है। तो इसलिए जो जमीन पर काट है, जमीन पे काट लोगों ने खोजी है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोजी, जहाँ मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ, जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जाट बहेल गाँव है, वहाँ जब मैंने पूछा कि भाई आप कैसे वोट देंगे, क्यों वोट देंगे आप, तो उन्होंने कहा कि जो है पत्थर अपने आप मक्खी नहीं मार सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, पत्थर अपने आप मक्खी नहीं मार सकता, मक्खी मारने के लिए हाथ चाहिए। और हमें क्या जरूरत है? वो कहते हैं कि राम लिखा है तो हमारे कण कण में, तो हल जोड़ते हैं तो बोलो राम का नाम बोलते हैं। तो ये सारे जो डिक्शंस जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बैठे हुए हैं, हमारी विरासत, साझी विरासत का हिस्सा है, तो ये नीचे से तो आ रहे हैं। अब सवाल है कि ऊपर की पॉलिटिकल ट्रेनिंग कितनी हो रही है, किस तरह से वो मैच्योर हस्तक्षेप करेंगे। और फिर जो पॉलिटिक्स में शिफ्ट हुआ है कि आपके जो लोकतंत्र के जितने टीमें हैं, जितने खंबे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, बाकी सारी चीजें हो, वो सब धराशायी। आपका वोट डलवाने का जो मैकेनिज्म है वो कितना बहुत कारगर है। वोट आप कैसे डलवाते हैं, आपका पूरा मशीनरी कहाँ है, धन बल कहाँ है, तो ये सारी जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर इसमें भाजपा के पास एज बनी हुई है। लोगों की नाराजगी तो इतनी ज्यादा है कि भाजपा को मेरे ख्याल से अंदाजा ही नहीं हुआ, वो तो एक बड़े इल्यूजन में जी रहे थे ना, बस जय जय कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो आते ही नहीं है ना, वो तो ऊपर ऊपर है, वहाँ तो मोदी सब कुछ उनका ही है। मोदी जी 5-5 बार कपड़े बदल के डुबकी मार रहे हैं गंगा मैया में। लेकिन आप देखिए डेस्परेशन जो है, और वो बड़ा खतरनाक है। जिस तरह से उन्होंने बनारस में कहा कि लोग मारना चाहते हैं, मतलब सोचिए ना, इंतहा है भारतीय लोकतंत्र के ड्रामे की कि एक प्रधानमंत्री वो सरेआम बोल रहा है कि जो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं मैं यही मर जाऊंगा। मतलब वो मुझे लगता है कि वो जो उनका भाषण है, अपना स्टंट था। वो चाहते थे कि सिंपैथी वोट तो इन्होंने हमेशा से लिए ना। हाँ नहीं, लेकिन ये बहुत, ये मतलब ये एक अलग ढंग का एक माइंडसेट दिखा रहा है कि जहाँ आप वोटर से वोट पाने के लिए आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे ये करना चाह रहे हैं, मैं यही मरूंगा। एयरपोर्ट तक नहीं, वो नहीं, वो तो अलग है। ये तभी इन्होंने बनारस में, हाँ ये तभी इन्होंने जो बनारस में कहा, बनारस में वो, हाँ तो ये तो और ज्यादा डराने वाला है कि नहीं भाई मुझे लोग यहाँ पर भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। तो आप देखिए कि ये जो क्रोनोलॉजी है कि उनको जब लग रहा है कि जो बाकी, क्योंकि 2017 में जो वोट संख्या, वोट और जाति समीकरण इनके पास आए थे, वो जाति समीकरण इनसे दूर जा रहा है। तो सवाल है जो नया वोटर है, पुराना वोटर तो इंटैक्ट है, पुरानी कास्ट में कुछ फ्रैक्शंस पड़े हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट्स है, जो सिंपैथी वोट्स इनको मिले, वो उसको
उसको हासिल करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तो यहाँ इन्होंने बहुत सहजता से, सजगता से योगी जी को तो निपटा दिया इन्होंने, उनको तो बैठा दिया गोरखपुर में, अपना पोस्टर बॉय भी नहीं रहे। तो वापस जो पिछड़ी जातियां हैं, है ना, क्योंकि बहुत तेजी से काम है और छोटे किसानों को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 6,000 रुपए दिए गए हैं, जिस तरह से श्रम कार्ड में 500 से लेकर 1,000 1,500 रुपए तक पहुंचाए गए, जिस तरह से 2 बार राशन दिया गया, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अपने आप में एक दूसरे ढंग के समीकरणों की जो वो कोशिश कर रहे हैं। जमीन तो 100% ये तो कोई कह ही नहीं सकता, जो उनका भक्त मीडिया वो भी नहीं कह सकता कि जमीन नहीं थी, जमीन तो खिसकी ही। लेकिन अब जमीन वो जो खिसकी है उसमें वोट हम कितना पड़वा पाएंगी ये पार्टियां, वो भी एक बहुत अहम है और इसके लिए बहुत सजगता और जागरूकता की जरूरत होगी। एब्सोल्युटली। गोरखपुर का क्या हाल है इस वक्त? लेटेस्ट गोरखपुर से क्या आ रहा है? हाँ, तो भाई देखिए, गोरखपुर और अयोध्या में जो दृश्य है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें जिस तरह से इन दोनों इलाकों को मान लिया गया था, भाई प्रयागराज में तो चलिए गुस्सा है, अयोध्या में जो स्थानीय लोग हैं वो जिस तरह से गुस्से में बाहर आए हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, और खास तौर से दोनों ही इलाकों में, गोरखपुर, इलाहाबाद और बनारस, यहाँ पर जो डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जो इंटरनेशनल और नेशनल क्राउड को एड्रेस कर रहा है, वो स्थानीय जनता के पक्ष में नहीं, उससे वो बहुत परेशान। तो गोरखपुर में भी जिस तरह से छक्के छूट रहे हैं, तो इतने पसीने बहाने पड़ रहे हैं अपने मठ में, तो उससे लग रहा है कि, और इनको मजेदार बात, इनके पास पेगासस विकास सब है, ठीक है ना। हमारी सारी दुनिया की 360 डिग्री सर्विलेंस है, इसके बाद भी इनको ये पता नहीं चला कि कैसे इनकी जो खेती है वो आवारा पशु चढ़ गए, आवारा सांड किस तरह से जो है आ गया भाजपा की खेती। तो ये जो एक बहुत बड़ा लैक रहा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई आवारा पशु के मसले पर भी विचार करेंगे अगले 5 साल में। तो ये सारे संकेत दे रहे हैं कि मतलब ये सारे संकेत भाजपा के लिए शुभ नहीं है। 100% तय है कि भाजपा के लिए शुभ नहीं, बहुत कड़ी टक्कर है। सब कुछ करने के बाद काम दाम कर, हम जानते हैं बहुत आराम से हमने चुनाव देखे हैं, 2014 का भी मैंने देखा है, 17 का देखा है, अभी पिछले साल जब हुआ था 5 राज्यों में चुनाव वो देखे हैं। तो ये लेकिन हर चुनाव में जो मेटिकुलसली काम करते हैं, तो एक एक बूथ के लिए जो काम और संघर्ष करते हैं सत्ता में रहने के बावजूद, तो उससे ये जरूर एक आशंका होती है, आसान से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सामने भी लोगों की जो नाराजगी है वो डिफ्यूज तो नहीं है, वो अभी तक कायम है और बहुत मजबूत वोकल है। मतलब मजेदार बात है कि इतना वोकल, इतना मुखर, जहां भी जाइए आप, किसी भी मोहल्ले चौराहे पे जाइए, गाँव में जाइए, तो लोग बोलने वाले नहीं, अंत में जरूर कुछ भी बोले, लेकिन वो, क्योंकि देखिए जो महंगाई है, महंगाई भी बहुत जानलेवा हो गई है लोगों को, इसे तो बोल ही रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब जहाँ शुरू में लग रहा था ये वेस्टर्न यूपी में है, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है कि अवध से लेकर पूरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर हर जगह छोटे बड़े स्तर पे लहर तो है, अंडर करंट तो है, और अंडर करंट बहुत सशक्त, पावरफुल अंडर करंट। बिल्कुल बिल्कुल है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट और है, कुंडा की राजा भैया वाली, जो 7 साल से वहां बैठे हैं, जनसत्ता की अपना परचम लगाए, उसके बारे में आप क्या? 5th राउंड से पहले वहाँ काफी लाठीचार्ज भी हुई है, फायरिंग भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, बूथ कैप्चरिंग भी हुई है, क्या खबर है लेटेस्ट उसके बारे में? क्योंकि देखिए वो जो इलाका है वो मैंने बहुत यंग एज में से कवर किया है, वो जो पूरा उनका इलाका है, और वो जिस तरह से एक जो कहते हैं कि लोकतंत्र में जो फ्यूडल गढ़ कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, बने रहते हैं, हर एक सत्ता में आने के बाद भी किस तरह से बने रहते हैं, इसकी जीती जाती मिसाल है। लेकिन वहां से इस तरह की आवाजें आना, जिनको दबाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होना, लोगों का टकराव होना, तो वो लगता है कि जो इन लोगों ने पूरा एक अपना बना रखा था माहौल कि हम बिल्कुल बब्बर शेर हैं, हम निकलते हैं तो सब कुछ ऐसे हो जाता है, जो कि मायावती ने एक जमाने में थोड़ा पावरफुल काम किया था, एक मैसेज दिया था, मायावती ये सारे सामंत वाले स्ट्रक्चर को जमीन पे गिराई थी, लेकिन फिर वापस कायम हो गया। तो उसमें जो खबरें हैं, खबरों का यहाँ तक पहुंचना, इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर, मतलब इसका मतलब है कि खौफ आप एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लोग तोड़ रहे हैं ना खौफ, लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो वो एक दिखा रहा है कि दरार बहुत तगड़ी है। और मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र प्रदेश के चुनाव यह भी बता रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। दरअसल जिस तरह से हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए थे सीधे वाले, तो आप देखिए कि किस तरह से जब जनता उतरी थी चुनाव में, गुस्सा था, कोरोना पे गुस्सा था, बाकी चीजों पे गुस्सा था, तो उसने बिल्कुल अलग ढंग से इस चुनाव को लड़ा।
जैसे आंदोलन उन्होंने अलग ढंग से खड़े किए, उसी तरह से चुनाव भी अलग ढंग से खड़ा किया। इस बार भी आपको दिखाई देगा कि तमाम इलाके, जैसे बुंदेलखंड बिल्कुल दूसरे ढंग का इलाका रहा है, जहाँ पे बिल्कुल दूसरे ढंग का वर्चस्व रहा है। अवध की बेल्ट, जहाँ से मेरा रिश्ता है बहुत गहरा, अवध की बेल्ट में हर एक सीट पर, जहाँ पे आरएसएस के इतना पुराना काम रहा, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज मिलना, वह भी तब जब आपके पास पूरी है, आप पैसा दे रहे हैं, आप डरा रहे हैं, आप बुलडोजर चलाने की बात। इन चुनाव को इसलिए भी याद रखा जाएगा ना कि बाहर तेलंगाना का एक मंत्री आकर, एक विधायक आकर सीधे सीधे बोलता है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, याद रखना तुम, खबरदार जो वोट दिया। तो ये जो पूरा का माहौल है, इस लिहाज से लग रहा है कि इनको भी लग रहा है, क्योंकि देखिए 2022 उत्तर प्रदेश जितना बाकी लोगों के लिए जरूरी जितना है, उससे कई गुना ज्यादा भाजपा के लिए, क्योंकि ये तो प्रयोग है ना उनका 2024 के लिए। पूरा का पूरा जो बिल्ड हो रहा है, वो तो बिल्ड इसी आधार पे होना है, जहाँ पे राम को लेकर आए और जहाँ आगे की। तो ये इस लिहाज से काफी दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि जमीन पर जनता ने काफी अपने डिक्शन पैदा किए हैं, जिसको पॉलिटिकल पार्टी और विपक्ष जो है इस्तेमाल कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विपक्ष ने तो बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी का सबूत दिया है। मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बहुत शुरू में कहा जा रहा था कि ये चुनाव जातिवाद पर होगा, लेकिन अब लग रहा है कि बात जो हवा में थी जातिवाद की, वो नहीं है, चुनाव मुद्दों पर ही हो रहा है। फिफ्थ के बाद तो ऐसा लग रहा है, क्या कहती हैं आप? जी जी जी, देखिए मेरा दूसरा मानना है, जाति को लेके जो लोग ज्यादा हाय तौबा करते हैं और छाती पीटते हैं, दरअसल वो भारतीय लोकतंत्र को अपने ढंग से, उन्हें तब पेट में दर्द नहीं होता जब धर्म के नाम पे लड़ा जाता है। धर्म बहुत खून वाली चीज हो जाती है, क्योंकि मंडल की लड़ाई उत्तर प्रदेश रही है, और एक जमाने में ये भी सारी प्रस्तावनाएं थी कि जो मंडल का पूरा काट है, कमंडल का पूरा काट मंडल ने किया था। इसलिए भी तब से जाति को बहुत एक विलेन के तौर पे दिखाया है। जाति को तब विलेन तौर पे नहीं दिखाते हैं जब दलित पे अत्याचार होता है, दलित बेटी को जिंदा सरेआम जला दिया जाता है, उसकी लाश को पर, तब जाति नहीं, तब वहां पर दिखाई देता है कि बहुत तगड़ा एक जाति को लेकर जातिवाद हो रहा है। मेरा कहना है कि अगर ब्राह्मण बनिया और ठाकुर एक साथ हैं, अगर ठाकुरों की सरकार है, तो क्या ये जातिवाद नहीं है? यह भी तो जातिवाद था ना, जहाँ पे आप लगातार गर्व से कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं। तो सवाल है कि जाति समाज की सबसे बड़ी हकीकत, लेकिन उसमें शूद्र दलित जब असर्ट रहे हैं, तब जो डोमिनेंट कास्ट है, रूलिंग एलीट है, वह उसे जातिवाद, क्योंकि वो मान के चलती है कि हम 2% 3% है, तभी हमें रूल करने का अधिकार। तो सवाल दूसरा मेरा ये भी है कि जो जातियां हैं, जो जातियों के समीकरण है, 2017 में जब वो भाजपा के पक्ष में जा रहे थे, तब वह सब कुछ ठीक ठाक थे। अब जब वो उनसे टूट के बाहर आ रहे हैं तो परेशानी है। तो इस बहस को मैं इस तरह से देखती हूँ। और दूसरा, इस बार मुद्दे व्यापक, जो बड़े पैमाने पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो आवारा पशु का सवाल है, बेरोजगारी का और महंगाई का सवाल है, वो एक सेंट्रल मुद्दा धीरे धीरे बन गया है। हाँ बिल्कुल बन गया है। और आप एयरपोर्ट पर हैं, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन आखिरी सवाल नहीं है, एक्चुअली जैसा फन, समाजवादी पार्टी ने अभी 1-1.5 घंटे पहले ये एक ट्वीट किया है कि 5 चरण के मतदान के बाद सपा गठबंधन बहुमत से आगे निकल गया है। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे 5 चरण के बाद अब ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी के झंडे गाड़ियों और घरों से उतर गए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संत कबीर नगर। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इसका हम क्या मतलब ले, या सिर्फ हंस के खामोश हो जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि इंतजार जरूरी है, और ये सब दावे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब करते रहे, कोई गर्मी उतारता रहे, कोई चर्बी उतारता रहे, वह सब चलने देते हैं। और अगर पश्चिम में भाजपा के वोटों को खा गई, तो मान के चलेंगे इस बेल्ट में जो छोटा जानवर है वो खा गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़ाई दिलचस्प है, और इस दिलचस्प लड़ाई को में अगर मुद्दे जीतते हैं तो निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक आशा मजबूत होगी, और लोगों की जो पावर है, बार्गेनिंग पावर है, कि आप सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, वो मैं इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे देखती हूँ कि कम से कम सत्ता को सबक खाना, कि हम सबक खा सकते हैं, मतदान से अपना चेंज कर सकते हैं, ये असर्शन बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से। कि सब कुछ करके भी आप जीत जाएं, शायद लोकतंत्र की यही हार होती है। तो लोकतंत्र को जीतने के लिए जरूरी है कि ये अहंकार टूटे। अगर उस दिशा में उत्तर प्रदेश राह दिखाता है तब बेहतर, लेकिन हम तो देख ही सकते हैं, हम इंतजार ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब दावे तो सारी पार्टियां ही करती हैं, सभी कर भी रही हैं, लेकिन ओनली टाइम विल टेल अस कि क्या है क्या नहीं है, कौन जीता कौन हारा। मगर जैसा आपने कहा चुनाव दिलचस्प है, और जो जिगजैग आ रहा है चुनाव में वो अपने आप में वनडे मैच की तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यस, देयर आर पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, और वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी की पावर भी है कि लोग अपने वोट को सही तौर पर यूज कर लें। होपफुली सब तक बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। जय भारत, जय भारती। शुक्रिया।